दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी, आपका इस चैनल में स्वागत है। आइए हम हिंदी महासागर की इस महायात्रा को आगे बढ़ाते हैं और प्रकरण लेखन विचार से जुड़ते हैं। तो कुछ बातें हैं आपसे कि तुकांत क्या है और कहाँ मिलता है, मात्राओं की कविता ही क्यों, अपनी कविता में लय के लिए क्या करें। इन 3 बातों को आप खोज सकते हैं। यदि आपके पास विचार हो तो आप कमेंट बॉक्स में भर सकते हैं। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें तभी लाभ मिल सकेगा। तो आज जो है हम प्रकरण लेखन विचार के भाग 14 एपिसोड 14 से जुड़ते हैं और हिंदी महासागर की इस प्रस्तुति को एक अच्छे शिखर की ओर लेकर चलते हैं। और आप सभी से आग्रह है कि लोगों को भेजते रहिए और लगातार देखते रहिए ताकि ये जो सीरीज चल रही है ये आप सभी की हितकर हो। तो आज हम जानेंगे तुकांत और उसकी खोज, मात्रा का ध्यान जरूरी, लय के लिए प्रमेय। तुकांत और उसकी खोज। देखिए, तुकांत की जो कविताएं लिखी जाती हैं वो इतनी आसान नहीं होती है। आमतौर पे कुछ लोग होते हैं जो तुकांत के विरोधी होते हैं, तो ये कहते हैं कि आपने सिर्फ तुकांतों की लड़ाई लड़ के काम खत्म कर लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप लिखते शुरू में आते हैं और कहीं न कहीं आपको शब्दों की जब भरमार में अच्छे शब्द नहीं मिलते हैं, उचित शब्द नहीं मिलते हैं, तो आपकी लड़ाई बढ़ जाती है। यही वजह है कि कविता लिखते समय तुकांत की खोज बहुत जरूरी है। आप जो विषय लिए हैं, जो आप दर्शाना चाहते हैं, उसके अनुरूप तुकांत शब्दों का मिलना इतना आसान नहीं होता जितना सभी लोग सोचते हैं या समझ पाते हैं। तो देखिए, तुकांत की खोज में हमने कहा कि शब्दों के बोलने में जो स्वरांत होती है वही तुकांत कहलाता है। अंत में मिलते जुलते शब्द, अब इतने नहीं मिलते जुलते कि हम कहीं से कहीं भी लिखें, लेकिन जैसे हम समझ सकते कि वीर, धीर, चीर, नीर एक सामान्य है, लेकिन ऐसे बहुत से शब्दों की आवश्यकता पड़ती है तुकांत के अंदर जो प्राय नहीं मिलते हैं। इसके लिए क्या कि हम जितना अध्ययन करेंगे, शब्दकोश से जुड़े होंगे, उतना ही ज्यादा हमारे पास शब्दों का संग्रह हो पाएगा। कविता के अनुसार तुकांत शब्दों को खोजना आसान व कभी कभी कठिन होता है। देखिए, क्या है कि कभी कभी आसान शब्द जब अंत में आ जाते हैं तो उसको एक रूप में लेके चलना आसान होता है, लेकिन कभी कभी कविता की लंबाई पर भी निर्भर करता है। जब बहुत लंबी कविता होने लगती है तो तुकांत शब्दों का मिलना थोड़ी सी कठिनाई में रूपांतरित होता है। ऐसे ही अगर हम एक रूप से ये भी कह सकते हैं कि यदि हम तुकांत जो रखते हैं वो अलग अलग तरीके से रखें तो शायद लंबी कविता में भी तुकांत की कठिनाई नहीं होगी, लेकिन एक ही जैसे तुकांत पूरी कविता में रखने में कठिनाई स्वाभाविक तौर पे हो सकती है। विचार स्वतंत्र, मन स्वतंत्र, उद्देश्य स्वतंत्र हो भले, पर तुकांत कभी स्वतंत्र नहीं होते हैं। वजह यह है कि आपके विषय के अनुरूप कोई न कोई ऐसे तुकांत को लेके आपको चलना ही पड़ेगा और उसे खोजना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप स्वतंत्र रूप से तुकांत रख सकते हैं। इसका चयन और यथा प्रयोग रचनाकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस रूप में तुकांत रखते हैं। अब ये रूप की जो बात है ये हम कहीं की आगे के एपिसोडों में चर्चा करेंगे, जिससे और भी चीजें गहराई से पता चलेंगी। तुकांत के लिए पहले बहुत प्रयास करना होता है, बाद में स्वाभाविक रूप से आते हैं। देखिए, नेचुरल रूप में जो आना, स्वाभाविक रूप से आपके विचारों में आना, ये इतना आसान नहीं है। आप जब लगातार अभ्यास करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, गतिमान रहते हैं, एक समय आता है कि आपके साथ ये सारी चीजें हट चुकी होती हैं। शब्द भंडार से जुड़े रहना अति आवश्यक है। शब्द ज्ञान से ही रचना प्रखर होती है, बिना ज्ञान के कुछ होना नहीं है। और शब्द ज्ञान लेखन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी कविता के अनुसार तुकांत शब्दों को खोजने से रचना उत्कृष्ट हो जाती है। ये महत्वपूर्ण है कि आपकी रचना तभी उत्कृष्ट होगी जब उसके अंदर शब्दों का सटीक सलीके तरीके से प्रयोग किए गए होंगे, इसलिए इस पे विशेष ध्यान दें। मात्रा का ध्यान जरूरी। देखिए, पिछली एपिसोड में भी हमने मात्रा पर ही बात की थी, इसलिए आगे अब मात्राओं पर हम जोर देते चलेंगे। हिंदी कविताओं में अब मात्रा की मांग बढ़ती जा रही है। मात्रा भार सही करने से कविता में प्रवाह और शिल्प अच्छे होते हैं। ये कभी भी करके देखिएगा, उदाहरण भी यहाँ है। मात्रा की उतार चढ़ाव को ध्यान में रखने से सुस्पष्टता आ जाती है। गुरु, लघु और अंताक्षर का भार बराबर रखा जाए तो रचना उच्च कोटि की होती है। अंताक्षर और अंतिम आने वाले अक्षर।
मात्रा भार की कविता के लिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप जो है अचानक कुछ भी कर सकते हैं। मात्राओं के लिए तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं, अगर डेली बेस पे आप 1 घंटे निकालते हैं, प्रतिदिन लिखते हैं, तो कहीं जाकर के आप 1 महीने बाद कुछ अच्छा लिखने शुरू कर सकते हैं। लेकिन अचानक कुछ भी नहीं होगा। मैं उदाहरण लेता हूं, ऊपर जो बातें कही गई है, कहीं न कहीं इसमें होगा। आप मात्रा गिनिएगा, सभी 16 मात्रा का मैंने एक रूप रखा है। मानो को मानो रहने दो, जो कह सका यहाँ कहने दो, भूल गए अपने चेतन को, भूल गए अपने चेतन को, भार मिला लेकर चलने दो, भार मिला लेकर चलने दो। तो ये आप गिन सकते हैं। आप देख भी सकते हैं कि मैंने पहले गुरु से उठाया है और अंत तक गुरु ही रखा है। लास्ट में भी अगर हमने खत्म किया है तो गुरु पर ही खत्म किया है। और 2-2-2 अगर कहा जाए तो समान मात्रा से कर किया है। चल रहने दो, कहने दो, चलने दो, है ना। तो ये कहीं न कहीं कह सकते हैं कि एक रूपता है। ऐसे ही आप जब रखेंगे तो आपकी की जो पंक्ति होगी वो सुदृढ़ होगी। तो मानो को मानो रहने दो, जो कह सका यहाँ कहने दो, भूल गए अपने चेतन को, भार मिला लेकर चलने दो। देखिए, जो जिम्मेदारी है वो मिलती है तो उसको लेकर चलना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारियों से व्यक्ति की पहचान होती है। लय के लिए प्रमेय। देखिए, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि आप लय के लिए करें। गीतों के लय के लिए है। गीतों में बहुत कुछ ऐसे सिद्धांत हैं और उसके अनुसार लोग लिखते रहते हैं, कहते रहते हैं। लेकिन कविताओं के लिए जो लय की बात है वो कहीं न कहीं आपके स्वरांत क्या है, आप जो स्वर कहते हैं, गाते हैं, उस समय आपकी क्या है, वो महत्वपूर्ण रखता है। आपके गले की आवाज क्या है, आपकी धुन क्या है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जिस रूप सलीके से चलते हैं उस हिसाब से लिखते हैं। प्रतिगीतों की लड़ाई अलग है, कविता के अंदर लय की जो लड़ाई है वो अलग है। अब हर एक चीज को एक समेटे देख करके चलना, ये कहीं न कहीं हमारी गलतफहमी है। तो लय के लिए जो प्रमेय है, मैं कहता हूं कि आज के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं खास लय के लिए, पर ये स्वर साधक ही सफल हो पा रहे हैं। जिनकी बोलने में जो भी स्वर आते हैं कविता में, वही उसके लिए लय कहा जा सकता है। प्रवाह और लय में कुछ अंतर होता है, पर समस्त मंचों पर आने के बाद होता है। जैसे हर एक रचना एक अच्छे प्रवाह में लिखी जाती है, लेकिन लय उसका अलग अलग होता है। हम एक लय नहीं कर सकते हैं, नहीं प्रवाह एक कर सकते हैं, लेकिन प्रवाह और लय में भी अंतर होता है। गद्य के तौर पे लिखी जा रही रचनाओं में लय का होना संभव नहीं है। लय के लिए अपने गले पर काम करना आवश्यक है और बोल कर लिखना सही होता है। कोई भी रचना जब आप बोल कर लिखते हैं तो कहीं न कहीं एक अच्छे लय को आप निकाल पाते हैं। लेखन के अंदर अभ्यास और शोध ही अपने काम आता है। लय में मात्राओं के क्रम का अवसर अक्सर देखा गया है। आप जब भी क्रम रखते हैं, जैसे हमने पीछे क्रम रखा है, तो उसकी रूप में पढ़ने में आपको दिखा होगा कोई न कोई एक अच्छा लय था। कविताएं लय प्रधान नहीं बल्कि स्वर प्रधान होती हैं, इसलिए खुद का प्रयास जरूरी है। इस चीज को हमेशा ध्यान दें कि गीत नहीं है, गाने नहीं है। इसलिए आप कविताओं को हमेशा ये समझ के चले कि आपकी कविताएं स्वर प्रधान है। स्वर यानी आपके कंठ, आपकी कंठ से जो आवाजें निकलेंगी, जो बातें निकलेंगी, वही मूल है। और ये है कि आप मधुरता के साथ, ओज के साथ, सहिष्णुता के साथ, आदर्श के साथ, साम्यवादी के साथ, या किसी भी विचारधारा के साथ, और साथ साथ अपने स्वभाव रूप में जो भी कहते हैं वो आपकी कविता है। लेकिन कविता के साथ साथ जो अनेक परिभाषाएं दी गई हैं उनके अनुसार आप जो भी कर पाते हैं तथाकथित, वो सारी चीजें आप में आती हैं। और कविता को लेकर के आप जितना दृढ़ता के साथ आगे उठेंगी, कविता उतना ही मजबूत होगी। तो आज हमने जाना तुकांत और उसकी खोज, मात्रा का ध्यान जरूरी, लय के लिए प्रमेय। लेखन संबंधी अपने प्रश्नों को भेजें, उसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं, वह मित्रों को भेजें। वह नई बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।